स्टूडेंट, निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की 2 स्लाइडें पढ़ी थी, 2 वीडियो बनाए थे हमने। तो भारतीय संविधान में मैंने आपको चार्टर अधिनियम बताए थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू हुए थे और 1857 की क्रांति से होते हुए लास्ट अधिनियम हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। जो अब इन स्लाइडों के बाद जैसे हमारा जो अगला चैप्टर होगा भारतीय संविधान की एक सीरीज के रूप में हम लोग चल रहे हैं, तो चार्टर अधिनियम से होते हुए हम अब आगे चलेंगे। तो अब आगे चलने के लिए सबसे पहले हमारे संविधान बना कैसे, संविधान आया कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई हमारे भारतीय संविधान की। वो जो पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था, वो तो पढ़ा था कि अंग्रेजों ने कैसे अपना विकास करने के लिए संविधान की शुरुआत की थी। अब के लेक्चरों में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने जो काम किया था, हमने कैसे मांग की अपने भारतीय संविधान की, और कैसे अंग्रेजों ने हमारी मांगे मानी, और कैसे हमने अपनी संविधान सभा का निर्माण किया। तो चलिए, संविधान सभा समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि संविधान सभा बनी कैसे, अस्तित्व में कैसे आई संविधान सभा। तो चलिए अब अपन बोर्ड के माध्यम से और मार्कर के माध्यम से समझते हैं कि संविधान सभा कैसे बनती है और क्या क्या बातें उसमें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा समझने के पहले हमें संविधान की परिभाषा देख लेते कि क्या है संविधान, है क्या, क्यों पढ़ा जा रहा है। अगर मैं संविधान की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान ऐसा मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, या मैं कह सकता हूं कि संविधान नियमों कानूनों का ऐसा समन्वय है जिसके आधार पर हम किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं या समन्वित करते हैं, उसे संविधान कहते हैं। अब संविधान कैसे आया हमारा अस्तित्व में, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखें, संविधान सभा सबसे पहले कैसे आई अस्तित्व में, मैं बात करता हूँ कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की बात कही। तो बात आते हैं शुरुआत में कि संविधान सभा अस्तित्व में हमारी कैसे आती है। हम आते हैं 1895 1895 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक लाया था, उसका नाम था स्वराज विधेयक। तो संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक में मांग की थी कि संविधान होना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, दोबारा 1922 की बात आती है। तो 1922 में महात्मा गांधी, 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्वराज विधेयक में मांग की कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने भी यही बातें कही कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1924 आपने स्वराज पार्टी देखी होगी, स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी इलाहाबाद में। तो 1924 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लगातार हमने मांग की, 1895 में मांग की, 1922 में मांग की, 1924 में मांग की। तो अंग्रेजों ने हमारी मांग को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया, 3 बार हम लोग मांग कर चुके हैं। तो अंग्रेजों ने स्वीकार किया 1940, 1940। 1940 में एक बात होती है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, ये क्या है अगस्त प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार माना कि ठीक है, भारतीयों के लिए आप मांग करते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ठीक है, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया।
इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया। क्या कारण था भाई? हम लगातार 1895 में मांग की हमने, 1922 में मांग की हमने, 1924 में मांग की, लेकिन जब अंग्रेज कह रहे हैं कि ठीक है भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बना देते हैं, तो हम लोग अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने ये बात कही और इस प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया। हमने कहा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में ऐसा लिखा था कि इसमें क्या होंगे? केवल मूलतः कौन होंगे? भारतीय होंगे। मूलतः भारतीय का मतलब है कि भारतीयों के अलावा जो है और भी व्यक्ति हो सकते हैं। हमने कहा नहीं, भारतीयों के लिए संविधान सभा बन रही है तो केवल और केवल भारतीय होंगे, हमें भारतीयों के लिए अन्य व्यक्ति नहीं चाहिए। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव की बात हमने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दोबारा 1942 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने फिर माना कि ठीक है भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर भी हमने इस बात को दोबारा स्वीकार कर दिया। ऐसा क्या कारण था क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन में था कि क्रिप्स मिशन में लिखा था, आपको याद होगा कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे उस समय, तो भारत शामिल नहीं हो रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये बात एक क्रिप्स मिशन में थी कि युद्ध समाप्ति के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद भारतीय संविधान का गठन कर दिया जाएगा। तो हमने कहा भारतीय युद्ध समाप्ति के बाद क्यों, युद्ध समाप्ति के पहले क्यों नहीं? इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो मैंने कहा कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, स्वराज विधेयक में कहा संविधान सभा होनी चाहिए। दोबारा 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने यही बातें कही। इसके बाद 1940 में जब अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बना देते, हमने इसे स्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें लिखा था कि कौन? केवल और केवल मूलतः भारतीय होंगे। तो हमने कहा भारतीय के अलावा और व्यक्ति होंगे, मूलतः का अर्थ ये है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर कह दिया था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा युद्ध समाप्ति के पश्चात क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? इसीलिए हमने इन दोनों बातों को स्वीकार कर दिया। फिर क्या होता है इसके बाद देखें आप। इसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद, ठीक, तो अब भारतीय संविधान, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1946 की बात आती है, 1946 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। आपको याद होगा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन क्यों आया है? तो कैबिनेट मिशन जो था वो 3 सदस्यीय था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पेंथिक लॉरेंस और A.B. एलेक्जेंडर। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन जो था, तो कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उस 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पेंथिक लॉरेंस और A.B. एलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर पेंथिक लॉरेंस थे और A.B. एलेक्जेंडर थे। जो भी अलग होगा वो गलत हो जाएगा। अब भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। भारतीय संविधान जो हमारा चल रहा है वर्तमान में वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर क्या बात होती है, कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट, इंग्लैंड में नई सरकार के चुनाव हो गए थे, तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया कि ठीक है आप जाएं और भारतीयों के लिए संविधान का गठन करने का प्रयास करें। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो आपसे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो किसने सबसे पहले उसे अपनाया था? तो सबसे पहले देखें किसने अपनाया था, कि मुस्लिम लीग ने अपनाया था कि कांग्रेस ने अपनाया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो याद रखें कि कैबिनेट मिशन को भारत जब आया था कैबिनेट मिशन, तो सबसे पहले अपनाने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनाया था कब? 5 जून
1946, 5 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनाया था। फिर इसके बाद 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को किसने अपनाया? कांग्रेस ने अपनाया। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कैबिनेट मिशन जब आया था तो किसने सबसे पहले अपनाया? तो याद रखें, कांग्रेस ने नहीं अपनाया, सबसे पहले मुस्लिम लीग ने अपनाया है कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 5 जून 1946 को अपनाया था, जबकि आपका कांग्रेस ने इसको 25 जून 1946 को अपनाया। इसके बाद देखें, अब कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने क्या बातें कही? कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान गठन करने का प्रयास करते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने कहा अब सदस्य कहाँ से आएंगे, कौन होंगे, कौन चुनाव में भाग लेंगे, कैसे सदस्य आएंगे? तो देखें कैबिनेट मिशन ने क्या कहा। कैबिनेट मिशन ने शुरुआत में कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे। तो उस समय 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखेंगे। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई, ये आंकड़ा बनाया गया। तो सीटें आएंगी 389, 389 सीटें आई। अब आपके दिमाग में आएगा कि 389 सीटें, तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी 36 करोड़ के समथिंग थी। तो इसीलिए 10 लाख की जनसंख्या पर सीटों का जब बंटवारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बनाई गई तो समथिंग सीटों की संख्या कितनी आई? 389। अब कौन होंगे 389 सदस्य, कैसे चुनाव होगा, कौन निर्वाचित होंगे, कौन मनोनीत होंगे? तो इसमें बारे में बात करते हैं। तो 389 सदस्यों के बारे में, अब 389 सदस्यों में कौन कहाँ से आएंगे? तो देखें 389 सदस्यों के लिए अंग्रेजों ने कहा 292 जो सदस्य होंगे वो आएंगे आपके ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे कितने? 292 सदस्य। जो 4 सदस्य होंगे वो आपके आएंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। चीफ कमिश्नर प्रांत या चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आएंगे 4 सदस्य। 93 जो आएंगे 93 वो आपके सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे? देसी रियासतों से लिए जाने थे। अब मैंने कहा कि 389 सदस्य जो होंगे उसमें क्या होंगे? ये 389 सदस्य निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित मतलब समझ लें ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़े, चुनाव में जीते वो निर्वाचित कहलाते हैं। और जिनको अपने मन से बना दिया जाए, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो हो उसको मन से बना दिया जाता है वो मनोनीत कहलाते हैं। तो निर्वाचित और मनोनीत। तो यहाँ पर 389 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होंगे। तो याद रखें 292 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे सदस्य। ब्रिटिश प्रांत ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर अंग्रेज जो है राज करते थे, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो यहाँ पर अंग्रेज जैसे वर्तमान की अपन चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के रूप में मान सकते हैं संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। जो 93 हैं देसी रियासतों से सदस्य लिए जाने थे। ये जो 292 और 4 ये दोनों जो आंकड़ा है, तो यहाँ के जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। यहाँ से जो सदस्य आएंगे इलेक्टेड या निर्वाचित सदस्य आएंगे 292 और 4 ये कौन होंगे? निर्वाचित होंगे। जो 93 हैं ये आपके कैसे सदस्य होंगे? ये आपके मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक, तो 292 जो होंगे 292 और 4 ये आपके कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। और 93 आ रहे हैं देसी रियासतों से, ये कैसे होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। अब यहाँ पर और सीटें कहाँ से आई? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें रखेंगे। 36 करोड़ की समथिंग जनसंख्या थी, तो सीटों की संख्या 389 आई। 389 क्या होगी? निर्वाचित होगी और मनोनीत भी होंगे। तो यहाँ पर 292 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आएंगे, 93 देसी रियासतों से आएंगे। और 292 और 4 ये क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और 93 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक और प्रश्न आना चाहिए कि जो मैंने चीफ कमिश्नर क्षेत्र लिखे हैं कौन थे उस समय के चीफ कमिश्नर क्षेत्र? तो देखें उस समय के जो 4 ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, तो उस समय के जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, पहला था आपका दिल्ली, दूसरा था आपका कुर्ग आपका कर्नाटक में है, तो दूसरा था आपका कुर्ग, तीसरा था आपका अजमेर मेरवाड़ा, और चौथा था आपका बलूचिस्तान।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। तो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में पहला था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग कर्नाटक, तीसरा था अजमेर मेरवाड़ा और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक, इसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर चुनाव होंगे। तो यहाँ पर चुनाव हुई तो किसको कितनी सीटें मिली, सांप्रदायिकता के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर ये निर्वाचित जो मैंने कहे हैं यहाँ पर कौन ले रहा है। तो ध्यान रखें कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था इन्हें। विधानसभाओं ने, लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग नहीं की थी। जो विभिन्न प्रांतों में विधानसभाएं अंग्रेजों ने बनाई थी, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इन लोगों को चुनाव में इन लोगों को वोट दी गई थी। मतलब भारतीय जनता ने भाग नहीं लिया था। विभिन्न प्रांतों में जो विधानसभाएं बैठी थी उन लोगों ने इनको क्या किया था, निर्वाचित किया था। और यहाँ पर राजा महाराजाओं का अधिकार थे देशी रियासतों में, तो यहाँ पर क्या हो रहे थे, मनोनीत हो रहे थे यहाँ पर। अब देखें ये सीटों का आंकड़ा में जीत किसकी कितनी हुई। देखिए अब जीत के लिए था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उस समय जो सीटें चल रही थी, कितनी सीटें किसको मिलेंगी। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस इन चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं। इस चुनाव में जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं। और जो 15 सीटें हैं वो प्राप्त होती हैं अन्य दलों के उम्मीदवार को। जो सीटें प्राप्त होती हैं कितनी, 15। तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं। जो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं। अन्य दलों के उम्मीदवार को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, 15 सीटें प्राप्त होंगी। वन लीनियर में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी सीटें किसको प्राप्त होती हैं। और इनको चुना किसने है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना है। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या, अब कांग्रेस की, अब ये व्यक्ति क्यों बने हैं, ये व्यक्ति आपका संविधान सभा बनाने के लिए बने हैं कि संविधान सभा में ये व्यक्ति बैठेंगे। भाई किसको बैठा दिया जाए संविधान सभा में, तो इसके लिए हमने एक आंकड़ा बनाया है कि ये इतने सदस्य होंगे जो संविधान सभा में क्या करेंगे, बैठेंगे और संविधान बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये डेटा निर्धारित किया। अब यहाँ पर जब चुनाव हो गए हैं तो चुनाव के बाद अब संविधान सभा की बैठक भी चालू हो जाएगी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है, क्या कहा मैंने कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस बैठक में जो लोग आएंगे, इस बैठक में 211 लोग आए थे बैठक में शामिल होने के लिए। कुछ जगह 208 भी मिलता है, लेकिन याद रखें 211 सही है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब पहली सीटें, भाई मैंने इतनी सारी सीटें बनाई हैं, बाकी लोग कहाँ गए। तो पहली बैठक में कम सदस्य आए थे, उसका कारण क्या था। पहली बैठक में कम सदस्य आने के 2 रीजन्स थे। पहला जो रीजन्स था, इस बैठक का जो मुस्लिम लीग है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग भाग नहीं लेना चाहती थी, मुस्लिम ने कहा नहीं, तो पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। जो दूसरा कारण था कम सदस्य आने का, जो देसी रियासतें मैंने आपको 93 बताई, देसी रियासतें, तो देसी रियासतों ने अपना भविष्य तय नहीं किया था कि हमें क्या करना है, चुनाव में भाग लेना है, भारतीय संविधान बनाना है कि नहीं बनाना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें 211 लोगों ने भाग लिया था। 211 लोगों ने इसीलिए भाग लिया था, पहली बैठक में कम सदस्य आने के 2 रीजन्स थे। पहला जो रीजन था वो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जो दूसरा कारण था, देसी रियासतों ने अपना भविष्य तय नहीं किया था। ठीक, तो इस पहली बैठक में जो महिलाएं थी, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बैठक में महिलाएं कितनी थी, तो याद रखें कि पहली बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 9। याद रखें 2 बातें मैंने बताऊंगा मैं कि संविधान सभा की अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाएं कितनी थी, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन संविधान बनाने में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाओं ने संविधान बनाने में भाग लिया था। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। एक बात ये, संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी, चूंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इसीलिए एक व्यक्ति थे
इंग्लैंड के, जिसका नाम था ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि संविधान सभा की दुल्हन ही गायब है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किसने ये कथन कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि संविधान की दुल्हन ही गायब है, वो क्या है? वो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और किसके लिए कहा था? मुस्लिम लीग के लिए कहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में क्या किया है? बहिष्कार किया है। संविधान सभा की जो अगली बैठक होगी, संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई, तो संविधान सभा की अगली बैठक होगी, और हाँ, यहाँ पर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने कहा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946, और यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर इनको अस्थायी अध्यक्ष इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब भाई पहली बैठक हो रही है, किसको अध्यक्ष बना दें? ठीक है, तो जब दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में बैठक हो रही थी, कहाँ पर? दिल्ली में हो रही थी ये बैठक। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय है, तो यहाँ पर जब बैठक हो रही थी 9 दिसंबर 1946 को, तो शुरुआती बैठक है, अध्यक्ष किसको बना दिया जाए? तो अब किसी एक व्यक्ति को बना देते तो वहाँ पर ये हो जाता कि अपने गुट का व्यक्ति है, इसीलिए सदस्य बना दिया गया। इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि सबसे जो बड़ा होगा, सबसे बुजुर्ग होगा, उसको बनाएंगे। तो उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये बैठक कहाँ पर होती है? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। मैंने आपको बताया कि 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 9 महिलाएं थी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है जैसे संविधान सभा की दुल्हन ही गायब है। इसके बाद संविधान सभा की जो अगली बैठक होती है वो होती है एक दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जो है इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखें कि यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अगली बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की अगली बैठक, और यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या था इस उद्देश्य प्रस्ताव में? देखें, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान कैसे चलाएंगे, संविधान आगे बनाएंगे तो क्या संरचना होगी, कैसे भारत का शासन चलाया जाएगा, कैसे हम संविधान बनाएंगे, कहाँ पर किसको रखा जाएगा। तो संविधान के बारे में जो बाकी सारी बातें थी कि संविधान की प्रगति कैसी होगी, कौन शासन चलाएगा, कैसे क्या होगा, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में था। तो ये कब आता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का संविधान में प्रस्ताव रखते हैं। तो इसे पहले दिन स्वीकार नहीं किया जाता है, 13 दिसंबर को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसका कारण था कि जो आपके जो भीमराव अम्बेडकर थे, एम जयकर थे, संविधान सभा के सदस्य। मैंने कहे कौन? भीमराव अम्बेडकर, एम जयकर, ये जो सदस्य थे, तो इन सदस्यों ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो जाती है तब तक हमें संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव नहीं मानना चाहिए। तो इनके कहने पर हमने पहले ही दिन उद्देश्य का आपका क्या है, पारित नहीं किया। संविधान सभा जो उद्देश्य का है ये आपकी मान ली गई कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान के उद्देशिका को क्या कर दिया गया? पारित किया गया, मान लिया गया, या ऐसे क्या कर दिया गया? मान लिया गया।
बहुत बढ़िया प्रश्न बनेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। बैठक होती है दिल्ली के कौंसल चैम्बर पुस्तकालय में। 11 दिसंबर 1946 को बिहार के राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सरकार की प्रगति कैसी होगी। इसे 13 दिसंबर को नहीं माना गया, उसका कारण क्या था? भीमराव अम्बेडकर अमजयकर जो संविधान सभा के अन्य सदस्य थे, इन लोगों ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो जाती है तब तक हमें इसको नहीं मानना चाहिए, और फिर उस उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। अब यहाँ पर देखें भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोगों की धारणाएं क्या रहती हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, कैसा क्या रहता है। तो देखें भीमराव अम्बेडकर का संविधान में कैसे क्या था। देखें अगर मैं भीमराव अम्बेडकर की बात करूं तो भीमराव अम्बेडकर का बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भीमराव अम्बेडकर से कि भीमराव अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, जीते कहाँ से थे, क्या कैसे हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर पे एक दृष्टि डालते हैं अपन भीमराव अम्बेडकर की ओर। देखें भीमराव अम्बेडकर इंदौर के महू में इनका जन्म होता है। महू इंदौर, महू इंदौर में इनका जन्म होता है भीमराव अम्बेडकर का। संविधान में इनका क्या योगदान था? तो देखें शुरुआती समय में जो भीमराव अम्बेडकर थे, शुरुआती समय में भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? बॉम्बे से। शुरुआती समय में भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और ये क्या होते हैं? चुनाव हार जाते हैं। पहली बार में चुनाव लड़े, बॉम्बे से हार जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर भीमराव अम्बेडकर जो है मुस्लिम लीग की सहायता से आपका चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं कहाँ से? बंगाल से, और चुनाव क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर शुरुआती समय में बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्या होता है? हार जाते हैं यहाँ पर। फिर भीमराव अम्बेडकर जो है मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल से, और यहाँ से चुनाव क्या होते हैं? जीत जाते हैं। चुनाव जीत जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर भारत का क्या हो जाता है? विभाजन। 1947 में जब भारत का विभाजन हो जाता है, भारत विभाजन, तो जहाँ से ये जीते थे भीमराव अम्बेडकर, जहाँ से जीते थे, तो भीमराव अम्बेडकर आपका जीते कहाँ से थे? भीमराव अम्बेडकर जीते थे जयसुर कुलना, एक एरिया है जयसुर कुलना। तो जयसुर कुलना यहाँ से भीमराव अम्बेडकर जीतते हैं। तो यहाँ से जीतते हैं तो ये वाली जो सीट है, ये जब भारत का विभाजन हो जाता है तो ये चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में चली जाती है और वर्तमान में आज क्या बन गई है? ये बांग्लादेश का भाग है जयसुर कुलना। ठीक, तो मैंने कहा भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं, शुरुआती समय में हार जाते हैं। दोबारा मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हो जाता है, तो भारत का विभाजन हो जाता है तो जिस सीट से जीते थे वो सीट कहाँ थी? जयसुर कुलना, वो चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में चली जाती है, और आज किसका भाग है? वो बांग्लादेश का भाग है। फिर ये क्या हो जाते हैं? फिर क्या हो जाते हैं? फिर से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर जब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे, उनका नाम, संविधान सभा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। BN राव जो है, तो BN राव पत्र लिखते हैं किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखते हैं कि संविधान बनाने के लिए हमें भीमराव अम्बेडकर का योगदान बहुत जरूरी है। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? राजेंद्र प्रसाद दिल्ली के उस समय के प्रधानमंत्री थे। दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनका नाम था BG खैर को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के लिए एक सीट खाली करवाई जाए। तो BG खैर ने क्या करते? BG खैर ने क्या किया? BG खैर एक सीट खाली करवाते हैं बॉम्बे से एक सीट खाली करवाते हैं। BG खैर बॉम्बे से सीट खाली करवाते हैं और वहाँ से जो है भीमराव अम्बेडकर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से क्या होते हैं? जीत जाते हैं।
ठीक, तो मैंने बताया आपको कि भीमराव अम्बेडकर शुरुआती समय बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, ठीक, और यहाँ से हार जाते हैं। दोबारा मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है 1947 में, तो जिस एरिया से जीते थे उस सीट का नाम था जैसुर कुलना विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली जाती है और वो बांग्लादेश बन गई। इसके बाद अब क्या होता है, फिर से इनकी सीट फिर से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखते हैं कि संविधान के लिए भीमराव अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण है, अतः भीमराव अम्बेडकर संविधान में होने चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद पत्र लिखते हैं, दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खैर को पत्र लिखते हैं, और यहाँ से BG खैर को जब पत्र लिखते हैं तो क्या होता है, BG खैर उनके लिए एक सीट खाली करवाते हैं, और सीट खाली करवाते हैं और सीट कौन छोड़ते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M जैकर जो हैं अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और M जैकर की सीट पर खड़ा कौन होता है, भीमराव अम्बेडकर, और फिर कहाँ से चुने जाते हैं, बॉम्बे से सदस्य चुने जाते हैं, कौन, भीमराव अम्बेडकर। ये बातें किसके बारे में थी, ये बातें भीमराव अम्बेडकर के बारे में थी कि कहाँ से चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। अब और क्या होता है संविधान सभा, तो मैं BN राव के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। ये जो BN राव मैंने लिखा है, BN राव का क्या योगदान रहा है। BN राव, देखिए BN राव के बारे में अगर कहा जाए तो BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था BN राव का। तो BN राव के बारे में मैंने कहा ये संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्होंने मुफ्त अपनी सेवाएं दी थी संविधान को बनवाने में, भारत में मुफ्त सेवाएं दी थी इन्होंने, BN राव ने। ये जो है BN राव, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन में पहले जो न्यायाधीश थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव पहले न्यायाधीश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले न्यायाधीश थे BN राव। जो बर्मा का संविधान है, बर्मा म्यांमार जिसको कहते हैं, तो बर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने बहुत योगदान किया था BN राव ने। तो BN राव के बारे में बताया कि भी ये संविधान सभा आपसे पूछा जाए तो BN राव याद रखें कि BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, BN राव ने मुफ्त में अपनी सेवाएं दी थी भारतीय संविधान को बनवाने के लिए। और जो BN राव हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले न्यायाधीश थे भारत की ओर से, और बर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि बर्मा का संविधान जो बना है उसमें BN राव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक। अब BN राव, ठीक, तो BN राव आपने देखा कि भीमराव अम्बेडकर में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं और क्या हुआ था संविधान सभा में। एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है संविधान सभा के बारे में, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। पहला जो प्रश्न बनेगा इससे, गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 है, उसमें प्रारूप समिति का क्या होता है, गठन। जो प्रारूप समिति थी वो आपकी कितनी थी, 7 सदस्य थी। प्रारूप समिति जो थी कितने सदस्य थी, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 सदस्य थी प्रारूप समिति। जो भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया सा प्रश्न बन सकता है, प्रारूप समिति क्या थी, तो याद रखें प्रारूप समिति में ये नहीं था, प्रारूप समिति में था ये कि संविधान कैसे काम करेंगे, क्या कैसे संविधान को बनाया जाए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रारूप समिति में ये लिखा था कि सरकार की प्रगति कैसे होगी, सरकार किन किन मुद्दे को लेकर के काम करेगी, ये सब कहाँ पर था, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये गठित होती है कब, 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थी, 7 सदस्य। भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें और सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला, और सदस्य थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। इसके बाद जो थे गोपाल स्वामी अयंगर,
ठीक है, ऐसे बहुत सदस्य डीपी खेतान थे। ठीक, तो प्रारूप समिति के सदस्यों में अब याद रखें कि प्रारूप समिति जो थी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 7 सदस्यीय थी आपकी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हो जाते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगरकर। ठीक, गोपाल स्वामी अयंगरकर के बाद जो है, ठीक, अब इसमें मोहम्मद सादुल्ला भी इसके सदस्य हैं। प्रारूप समिति के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सरकार की प्रगति कैसी होगी, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगी, ये सब बातें कहाँ पर लिखी थी, ये सब बातें आपकी लिखी थी प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति के अलावा क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक सदस्य थे जो मैंने कहा कि के.एम. मुंशी, लिख दिया है मैंने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कांग्रेस से थे। तो देखें, जो प्रारूप समिति में सदस्य थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब कांग्रेस से थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या था, कांग्रेस से थे, लेकिन जो के.एम. मुंशी हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी शुरुआती से ही कांग्रेसी थे और बाकी इसमें जो कांग्रेस सदस्य थे वो भी सदस्य थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, संविधान सभा के वो सदस्य नहीं थे, ये तो कोई विधि शास्त्री था, तो अलग अलग विशेषज्ञ थे यहाँ पर ये सदस्य, कोई विधि शास्त्री था, कोई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो इन लोगों को शामिल कर लिया गया था। कांग्रेस की जो 208 सीटें थी, 208 सीटों में 30 ऐसे सदस्य शामिल किए गए थे जो जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये तो कांग्रेस के बैनर तले जीते हुए थे। ठीक, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले जीते थे और इन लोगों ने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इसमें याद रखें कि के.एम. मुंशी जो है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से प्रारूप समिति में कौन सा ऐसा सदस्य था जो कांग्रेसी था, तो कांग्रेसी ये सब थे। ठीक, कांग्रेसी सब थे, एक व्यक्ति को छोड़ करके जो के.एम. मुंशी हैं, तो के.एम. मुंशी जो थे ये शुरुआती समय में से ही कांग्रेस में थे। के.एम. मुंशी की जगह, और याद रखें जो यहाँ पर मैंने कहा है मोहम्मद सादुल्ला जो है, ये आपके याद रखें कि ये कहाँ से थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य, और बाकी सारे के सारे कौन हैं, कांग्रेसी हैं। ठीक, तो याद रखें कि अगर पूछा जाए कि निम्न में से 7 सदस्यों में कौन सा कांग्रेसी था, तो याद रखें कि के.एम. मुंशी कांग्रेस से हैं, ये शुरुआती समय से ही कांग्रेस में शामिल थे। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य हैं और बाकी ये सब भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि कांग्रेस की जो 208 सीटें थी जो जीत हुई थी, इसमें 30 ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे। इनका दूर दूर तक संविधान से कोई संबंध नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था इनका संविधान से, सिर्फ ये भारतीय संविधान को बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब संविधान सभा में और क्या होता है, तो देखें, संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा में मैंने कहा कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 15, याद रखें। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 9 महिलाएं शामिल थी। संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन बैठ के, तो याद रखें कुछ किताबों में लिखा रहता है 11, तो याद रखें कितनी बैठकें हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे। कुछ किताबों में 11 लिखा रहता है। 11 का कारण सुनिए आप कि 11 क्यों लिखा रहता है, उसका कारण देखें आप कि 11 क्या है। 11 इसीलिए लिखा रहता है कि जो 11 बैठकें हुई थी यहाँ पर प्लस एक ये जो बैठक है आपकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यदि इस अंतिम बैठक को भी शामिल कर दें हम, तो कितनी बैठकें हो जाती हैं, 12 बैठकें हो जाती हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक को शामिल कर दिया जाए तो कुल कितनी हो जाती है संविधान सभा में, 11 और प्लस 1। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और यदि इस बैठक को भी शामिल कर लिया जाए तो कितने अधिवेशन हो जाते हैं, 12 अधिवेशन हो जाते हैं। एक बात और, शुरुआती समय में संविधान सभा में, अब यहाँ पर जो हमारा संविधान है, आप प्रस्तावना में आपको पढ़ाऊंगा, तो लिखा है आपका जो प्रस्ताव संविधान है वो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था।
और 26 नवंबर 1949 को जब आंशिक रूप से लागू हुआ था तो यहाँ पर कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप याद रखें, यहाँ पर कुछ किताबों में लिखा रहता है 15+1, यहाँ पर कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो कुछ किताबों में आपको 15 मिलेगा। देखें 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उस दिन 15+1 यानी 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। यहाँ पर भी कैसे, यहाँ पर देखें आपका क्या लिखा रहता है। सबसे बड़ी चीज आप पहले जाने कि ये बात कहाँ पर लिखी है कि अनुच्छेद लागू होंगे। ये बात अनुच्छेद जो है आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 में यह बात लिखी है कि संविधान जिस दिन यानी 26 नवंबर 1949 के दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो कौन कौन से थे वो, एक था 5, 6, 7, 8, 9, ये यहां तक हुए। इसके बाद कौन सा था 60, एक था 324। तो याद रखें कौन कौन से अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79 और कौन सा था 366 था यहाँ पर, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। 393 तो याद रखिए कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और खुद जिस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, किस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है, कितने अनुच्छेद लागू हुए, 394 अनुच्छेद खुद लागू हुआ होगा ना, क्योंकि इसमें बात लिखी है कि 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान लागू हो रहा था तो ये कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16। और ये बात हमें कहाँ मिलती है, 394 आर्टिकल में ये सब बातें लिखी हैं, तो ये भी तो आर्टिकल लागू होगा ना। इसीलिए याद रखें कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। बात कहाँ है 394, क्योंकि खुद ये अनुच्छेद भी लागू हुआ था उस दिन। अब इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी 24 बाकी सारे अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। बाकी जो अनुच्छेद हैं, बाकी अनुच्छेद हुए थे लागू कब, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बाकी सारे अनुच्छेद लागू होंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने बैठकें हमारी हो रही थी तो 395 अनुच्छेद थे, हमारे पास 395 अनुच्छेद बन चुके थे। 395 अनुच्छेदों में पहले 26 नवंबर 1949 को हमने 16 अनुच्छेद लागू किए। बाकी जो बचे हुए थे वो बाकी बचे हुए अनुच्छेद किस दिन लागू किए, 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किए बाकी सारे बचे हुए अनुच्छेद। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आएगा कि आपने कहा कि बाकी बचे हुए अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, वो बात कहां पर लिखी है, तो याद रखें ये भी बात कहां पर लिखी है, आर्टिकल 394 में बात लिखी है कि बाकी बचे हुए अनुच्छेद किस दिन लागू किए जाएंगे, 26 जनवरी 1950 के दिन। तो 394 दो जगह से महत्वपूर्ण है। पहला कि संविधान सभा की जो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, ये बात भी कहां पर लिखी है, आर्टिकल 394 में लिखी है। और दूसरी जो बात लिखी है कि 26 जनवरी 1950 यानी अंतिम बैठक में जितने भी अनुच्छेद लागू होंगे वो कब लागू होंगे, तो वो बाकी सारे बचे हुए अनुच्छेद जो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो ये भी बात कहां पर लिखी है, आर्टिकल 394 में लिखी हुई है। अब 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर जो है इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति थे राजस्थान के जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी जो थे राजस्थान के हैं ये। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर 26 नवंबर 1949 को हमने क्या मनाया था, संविधान दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस। और किसके कहने पर मनाया जाता है, लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या और क्या देखते हैं, ठीक। अब अंतिम जो बैठक थी, अंतिम बैठक के बारे में भी तो कुछ तथ्य प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखें अंतिम बैठक, जो संविधान सभा की मैंने आपको बताई कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी कब, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी।
अब 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने लोगों ने, तो 384 लोगों ने, 284 लोगों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने लोग शामिल थे, तो अंतिम बैठक में 284 सदस्य शामिल थे संविधान सभा की। इस बैठक में सिग्नेचर करने वाले थे, इस बैठक में जो पहली बार पहला सिग्नेचर किया था तो वो सिग्नेचर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला सिग्नेचर किया था 284 सदस्यों ने में, और जो अंतिम सिग्नेचर किए थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक, तो मैंने कहा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जो पहली बार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो अंतिम बार हस्ताक्षर किए थे 284वां हस्ताक्षर था वो किनका था, राजेंद्र प्रसाद का था। ठीक, तो यहाँ पर और इसी दिन यानी 24 जनवरी के दिन ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 24 जनवरी के दिन ही राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, वो भी कैसा राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखें आप कि अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, अभी तो संविधान सभा बनी ही नहीं है, संविधान नहीं बना फिर आपने निर्वाचित कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर याद रखें कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, वो भी कैसा, निर्वाचित राष्ट्रपति। स्पष्ट शब्दों में संविधान में उल्लेख है, स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि इनके लिए एक प्रोफार्मा निकालवाया गया था, विज्ञापन बाकायदे निकला हुआ था कि जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव भाग ले सकता है। तो एक ही व्यक्ति का आया था राष्ट्रपति के रूप में, कौन, राजेंद्र प्रसाद ने बस फॉर्म डाला था और राजेंद्र प्रसाद को भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया था। कब, 24 जनवरी 1950 के दिन। ठीक, इसके बाद और देखते हैं अब जो और क्या है संविधान सभा में। तो देखें संविधान सभा के बारे में कुछ और तथ्य हैं। संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा के बारे में कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है। ठीक, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा, ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है, हिंदुओं की सभा। संविधान सभा को एक जाति की सभा किसने कहा है, एक जाति की सभा। बताएं आप कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है, कमेंट करके बताएं सभी लोग कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहने वाला कौन है और एक जाति की सभा कहने वाला कौन है। तो संविधान बताएं, मैं आपको वेट कर रहा हूं, अब बताएं कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है और जाति की सभा किसने कहा है, कमेंट करें। बताएं सभी लोग। ठीक, लॉर्ड साइमन जो है, लॉर्ड साइमन ने कहा है हिंदुओं की सभा, और एक जाति की सभा जो है ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक आध लोगों के सही है, बाकी सभी का क्या है, गलत है। हिंदुओं की सभा कहने वाले थे लॉर्ड साइमन, साइमन कमीशन वाले, और एक जाति की सभा कहने वाले कौन थे, ब्रिस्टल चर्चिल। ठीक, एक बात और याद रखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950। इसी दिन आपका राष्ट्रगान यानी राष्ट्र जो गान है हमारा जन गण मन को अपनाया गया था, और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसको अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को, और याद रखें 22 जुलाई 1947 को जो झंडा है हमारा तिरंगा झंडा, इसे अपनाया गया है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, और 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपनाया है, झंडे को अपनाया है। ठीक है, तो ये था आपका भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक, और भी आपके जो डाउट हो, आशा है कि सारे के सारे डाउट दूर हो गए होंगे, और इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखें और सब लिख करके समझने का प्रयास करें। बहुत सारे फैक्ट मैंने ऐसे बताए हैं, और ये जो लेक्चर है हमारा MPPSC मेंस के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे इसमें पूरे के पूरे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो MPPSC MPSI सभी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है लेक्चर, और आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न इससे हमारे बनते हैं।
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि और क्या कैसे हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद।